दोस्तों, इंसान अगर सामाजिक जीवन में है और उसकी बातें मीडिया में चर्चा का विषय बन सकती हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। क्योंकि जब आप पब्लिक में बात कर रहे होते हैं या मीडिया से बात कर रहे हैं, तो आपके विचारों को, आपकी सोच को ऑब्जर्व किया जाएगा। और खासकर तब जब आप किसी बड़ी पोस्ट पर बैठे हों। यहाँ पे एक ऐसे इंसान है जिसे युवा पीढ़ी, नई जनरेशन फॉलो करती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुंह खोलेंगे तो गोबर ही करेंगे। ऐसे ही लोगों में से एक हैं सबकी चहेती, राज दुलारी, राम प्यारी और 74 साल की उम्र में भी अप्सरा और मेनका को धूल चटाने वाली हुस्न की परी शहजादी, इस देश ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शान, इंसानों के साथ साथ चील कौओं की जान, श्रीमती जया बच्चन जी। जया बच्चन जी आए दिन किसी न किसी गोबर की वजह से, किसी न किसी बयान की वजह से चर्चा में आ ही जाती हैं। ये मैडम जितनी चर्चा में आती हैं उतनी तो राखी सावंत भी चर्चा में नहीं रहती। लेकिन भाई राज्यसभा सांसद हैं, बड़े खानदान की बहू और बीवी हैं, तो कोई उंगली कैसे उठा सकता है। जया आंटी का एक बयान आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, जो उन्होंने अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा के लिए दिया है। हालांकि अभी दिवाली के दिन इनको माता आ गई थी और ये अपने बाल बिखेर के, नाखून बड़े बड़े करके, जीभ बाहर निकालकर पेपराजी पर भड़क गईं, जो इनके घर के बाहर खड़े होकर इनका वेट कर रहे थे। वहां पर काफी फैंस भी थे जो 6-7 घंटे से इनके घर के बाहर इंतजार कर रहे थे कि कब कलयुग की अप्सरा बाहर आएंगी और हम उनके दर्शन करके मोक्ष की राह पर निकल पड़ेंगे। खैर, इनके नए बयान की भी चीरफाड़ करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं इनकी पिछली लाइफ के बारे में। जया बच्चन का नाम जया भादुड़ी था शादी से पहले। ये एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हैं और इनका धरती पर अवतार हुआ था 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में। पिता का नाम तरुण कुमार, जो कि एक लेखक, जर्नलिस्ट और पोएट थे। माँ का नाम इंदिरा भादुड़ी था। एक बहन भी थी जिनका नाम था रीटा वर्मा। था नहीं है। स्कूलिंग भोपाल के कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की है। 12th क्लास के बाद पुणे एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग डिप्लोमा किया और फिर फिल्मों में ट्राई करने लगी। हालांकि 15 साल की छोटी सी एज में जया ने एक बंगाली फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। लेकिन लीड रोल में पहली फिल्म थी गुड्डी। गुड्डी एक सक्सेस मूवी थी और इसमें धर्मेंद्र इनके साथ लीड रोल में थे। पहली फिल्म में जया के साथ में सुमित भांजा नाम का एक बंगाली एक्टर भी काम कर रहा था, तो जया का नाम उनके साथ में जोड़ा गया और ये चर्चा थी कि दोनों की वायरिंग इंटरकनेक्ट हो गई थी। लेकिन ये चर्चा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और जल्दी ये दोनों अलग हो गए। गुड्डी के बाद बंगाली फिल्म में काम किया, तो उसके बाद एक और हिंदी फिल्म में काम किया जिसका नाम था उपहार। उपहार भी एक कामयाब मूवी थी। डेब्यू साल 1971 में गुड्डी और उपहार जैसी सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद 2 बंगाली फिल्मों में भी काम किया। इसके बाद फिल्मी करियर चल निकला, क्योंकि पहले साल में 4 फिल्में और चारों की चारों अच्छी गई थीं और 1972 में इसी वजह से इनकी 11 फिल्में आईं। 11 फिल्मों में लगातार काम किया। उसी दौरान जया और अमिताभ बच्चन के बीच में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। हालांकि इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी पुणे के एक्टिंग स्कूल में। जिस समय जया बच्चन एक्टिंग सीख रही थी, उस समय अमिताभ दर दर की ठोकरें खा रहे थे बॉलीवुड में, यानी वो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस समय इनका अफेयर शुरू नहीं हुआ था। फिल्म जंजीर के समय इनका अफेयर शुरू हुआ, तो उसी साल 1973 में ही अमिताभ और जया बच्चन ने शादी कर ली। शादी के बाद जया बच्चन ने बहुत ज्यादा नई फिल्में साइन नहीं की, क्योंकि अमिताभ ने एक्टिंग छोड़ने की शर्त पर ही शादी की थी। हालांकि शादी के बाद गिनी चुनी फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादातर फिल्में पहले से साइन की हुई थी और जो बाद की फिल्में थी उनमें भी ज्यादातर अमिताभ के साथ की फिल्में थी। शादी के बाद साल 1979 में फिल्म नौकर की शूटिंग के दौरान जया बच्चन और संजीव कुमार के नाम की चर्चा हुई और कहा जाता है कि ये दोनों कथित रूप से रिलेशनशिप में थे, लेकिन संजीव कुमार ने खुद ही इन खबरों को डिनाई कर दिया था। खैर, इसके बाद अमिताभ बच्चन एक बड़ा नाम बनते चले गए और जया बच्चन अपने आप को एक्टिंग की देवी समझने लगी। बीच में कुछ साल घर परिवार में बीते, तो उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। साल 2004 से अब तक 4 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से। 2018 से अभी भी ये एमपी हैं। लेकिन एमपी रहते हुए मैडम ने आज तक कौन सा तीर मारा है कुछ भी नहीं पता। बस आए दिन कोई न कोई बयान देती रहती हैं, उस पर विवाद होता रहता है, फिर 2-4 महीने को ये गायब हो जाती हैं। लेकिन काम क्या किया है कुछ नहीं पता। इनके बारे में कहा जाता है कि ये महिलाओं के लिए कई सालों से लगातार काम कर रही हैं, लेकिन काम किया क्या वो हमें गूगल पर भी खोजने से नहीं मिला। ये अपने आप को फेमिनिस्ट की अम्मा समझती हैं। अम्मा छोड़ो, दादी अम्मा समझती हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया में इनसे ज्यादा महिलाओं का दुख कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन इनका दुख बहुत ही सिलेक्टिव है और सिलेक्टिव मौकों पर ही वो बाहर निकलता है।
इनका मन करता है जिस मुद्दे पर बोलती हैं तो इनका दुख बाहर निकलता है, वरना जो इनका दुख है वो दिल में कहीं भी दरी बिछाए हुए एक कोने में पड़ा रहता है। साल 2012 में दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ था, जो कि बहुत फेमस हुआ था। मैडम संसद में इस मुद्दे पर बात करते हुए आंसू बहाने लगी और रोने लगी। लेकिन जब इन्हीं की पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव रेपिस्ट के लिए बयान देते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो इनके मुंह से चूंकि आवाज नहीं आई कि ये बयान गलत है, रेपिस्ट बच्चे नहीं होते। कंगना रनौत किस पार्टी की अनऑफिशियल नेता हैं, किस विचारधारा से प्रेरित हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो भी एक महिला हैं। और जब महाराष्ट्र में उनका ऑफिस गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया तो इनका फेमिनिज्म वॉशरूम में जाकर आराम फरमा रहा था। लेकिन इनके खुद के गटरवुड को जब नशेड़ी और अय्याशी का अड्डा कहा जाता है तो ये ऐसे बिलबिला जाती हैं जैसे सांप के फन पर किसी ने पैर रख दिया हो। नशेड़ी बॉलीवुड को नशेड़ी कहने भर से इनकी थाली में छेद हो जाता है, वो थाली जिसमें 72 छेद पहले से ही हुए पड़े थे। एक बार ये अपनी बहू ऐश्वर्या राय के साथ में कहीं जा रही थी तो पेपराजी ने ऐश्वर्या को ऐश कहकर पुकारा और देने को कहा, फोटो देने को कहा, फोटो। तो जया बच्चन के अंदर की चंडी मैया एकदम से बाहर आई और पेपराजी को इतना सुनाया, इतना चीख चीख कर सुनाया कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम कैसे परिवार से बिलोंग करते हो कि तुम्हें बोलने का भी मैनर नहीं है, एकदम गवारों की तरह बात कर रहे हो, गवारों की तरह बिहेव कर रहे हो, और ऐश ऐश ऐसे कैसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई क्लासमेट है। ऐश्वर्या मैडम कहो और आगे से मैडम कहकर ही बात करना, तमीज सीखो, गवारों की तरह बिहेव मत करो। ये जया बच्चन आंटी के शब्द थे। ये बात बात पर लोगों को मैनर्स, तमीज, कॉमन सेंस का पाठ पढ़ाती हैं, एजुकेशन पर भाषण देती हैं, लेकिन खुद 12वीं पास हैं और उस प्रोफेशन से इन्होंने नाम कमाया जिसमें किसी समय पर कोठे की बदनाम औरतें भी जाना नहीं चाहती थीं, बल्कि उनसे भी नीचा पेशा समझा जाता था। लेकिन ये उसी प्रोफेशन में आकर अपने आप को समझदार, बुद्धिजीवी, फेमिनिस्ट और देवी का अवतार समझ रही हैं। वैसे ये मैडम बहुत कायदे की और तमीज की बातें करती हैं, लेकिन इन पर फ्रॉड का केस भी चल चुका है। दरअसल भोपाल में इनकी 5 एकड़ जमीन थी जिसे इन्होंने एक नेता के रिश्तेदार को 1 करोड़ 5 लाख प्रति एकड़ की दर से बेचना तय कर दिया और बकायदा 20% एडवांस भी ले लिया। ऑन पेपर रिटर्न में एग्रीमेंट भी हो चुका था, लेकिन कुछ दिन के बाद में लालच इनके दिल दिमाग में सवार हो गया और इन्होंने उस जमीन की 2 करोड़ रुपए की प्रति एकड़ की डिमांड कर दी। उसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा विवादित हो गया। बाद में ये केस कोर्ट में भी चला गया। केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। यह इनकी जबान की कीमत जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, फेमिनिज्म की बातें करती हैं, ईमानदारी और समझदारी की बातें करती हैं। ये इनकी जबान की कीमत है कि रिटर्न में एग्रीमेंट करके भी ये अपनी बात से पलटी मार जाती हैं। इनके साथ फोटो लेने की कोशिश करने वाले बेरोजगार फैंस को तो इन्होंने बहुत बार लताड़ लगाई है। एक बार किरण मौसी के बर्थडे पर एक ठुल्ला फैन इनके साथ में सेल्फी लेने लगा तो उसका फोन छीनकर इन्होंने उसे तमीज सिखा दी। उसके माँ बाप तक की परवरिश पर सवाल उठा दिए और बड़ी मुश्किल से उसको वापस किया उसका फोन। 2014 में इलेक्शन के दौरान वोट डालते हुए किसी फोटोग्राफर ने इनकी फोटो खींच ली तो उस पर ये पब्लिक के बीच में चीखने चिल्लाने लगी और उस फोटोग्राफर को बोला, कैसे जंगली की तरह बिहेव कर रहे हो, जानवर की औलाद हो क्या। इसके बाद अभिषेक बच्चन को जब लगा कि उसकी माँ फन बाहर निकालकर जहर उगलने लगी है तो वो इनको गाड़ी में बिठाकर ले गया। ऐसे ढेरों मौके आए हैं जब ये मैडम ठुल्ले फैंस, फोटोग्राफर्स, पत्रकार और पेपराजी को स्टूपिड, नॉनसेंस, गवार, जंगली, बेवकूफ, जानवर, मूर्ख, ऐसे बहुत सारे मीनिंगफुल शब्दों से उनका सम्मान कर चुकी हैं। ये लोगों को बात बात पर जंगली कह देती हैं। ये इनका बड़प्पन है। ये महान लोग हैं। क्या इन्होंने अपने आप को कभी आईने में देखा है? ये लोगों को मैनर्स सिखाती हैं। क्या इन्हें खुद बात करने की तमीज है? ये लोगों को गवार बोलती हैं और खुद 12वीं पास हैं। और जहाँ तक हमें पता है कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं होती है 12वीं पास। वैसे ये इतनी समझदार हैं कि राज्यसभा सांसद रहते हुए ये यूपी में उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की चेयरपर्सन भी बन गई थी, मतलब अपने जुगाड़ से। जबकि कोई भी व्यक्ति एक साथ 2-2 लाभ के पदों पर नहीं बैठ सकता। उस वक्त चुनाव आयोग के बीच में आने की वजह से इनको अपनी राज्यसभा सीट छोड़नी पड़ी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा भी जया बच्चन को कई बार आईना दिखा चुकी हैं। बॉलीवुड की थाली में छेद वाले बयान के समय जया प्रदा ने एक बयान दिया था कि जया बच्चन सबसे ज्यादा हिपोक्रेट नेता और चालाक एक्ट्रेस हैं। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने खास लोगों के लिए ही बोलती हैं। जया प्रदा ने आगे कहा कि जया बच्चन को अगर कहीं कोई फायदा ना हो तो ये कभी भी उस मुद्दे पर मुंह नहीं खोलती। इनका जो फेमिनिज्म है वो पूरी तरह से फेक है। जया प्रदा ने अपने साथ की एक घटना का भी जिक्र किया। दरअसल एक बार समाजवादी पार्टी के एक नेता ने जया प्रदा पर कमेंट किया था कि
जयाप्रदा की चड्डी का रंग खाकी है, यह हमें पहले से नहीं पता था। दरअसल जयाप्रदा उस समय समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थीं। तो आजम खान जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने उस पर तंज कसा था। लेकिन इस मामले में अपने नेता के द्वारा इतना गंदा कमेंट करने के बाद भी जया बच्चन मैडम का फेमिनिज्म पूरी तरह से सोया पड़ा रहा। इसी मुद्दे पर जयाप्रदा ने जया बच्चन को खूब खरी खोटी सुनाई थी। खैर, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों जो इस मलिकाए हुस्न के जीवन में घटित हुए, लेकिन ये मैडम अब फिर से एक बयान की वजह से चर्चा में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। बयान इन्होंने अपनी नातिन नव्या के लिए दिया है, जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जया बच्चन जी, द ग्रेटेस्ट फेमिनिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एज वेल एज ऑफ मार्स एंड जुपिटर, अपनी नातिन नव्या से उसके पॉडकास्ट पर बात कर रही थी। जया बच्चन ने कहा कि रिलेशनशिप के लिए नारियल फुड़वाना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपको किसी से रिश्ता है तो अपना नारियल जरूर तोड़वाओ, क्योंकि बिना नारियल तोड़े, बिना नारियल फोड़े रिलेशनशिप में प्यार नहीं बढ़ता। और अगर नारियल टाइम से ना टूटे फूटे तो रिश्ता लंबा भी नहीं चलता और ना ही रिश्ते में अट्रैक्शन रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि लड़कियों को ये एक्सपेरिमेंट लगातार करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए जब तक संतुष्ट न हो जाओ, और जब संतुष्ट हो जाओ तभी शादी करनी चाहिए। जया मैडम ने आगे एडवाइस दी कि रिश्ते के लिए फिल्टर चेंज कराने सबसे जरूरी हैं, क्योंकि सिर्फ प्यार, फ्रेश एयर और एडजस्टमेंट के सहारे रिश्ता नहीं चलता, फीलिंग्स के सहारे रिश्ता नहीं चलता। रिश्ते को लंबा चलाना है तो चूहे को बिल में एंट्री देनी पड़ेगी, तभी रिश्ता आगे चल पाएगा। यही नहीं, आगे कहा कि अगर तुम बिना शादी के माँ बनती हो तो मुझे खुशी होगी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जा रहे हो आप लोग, सुनो अभी। यंग जनरेशन के लिए मैडम ने संस्कारी पढ़ी लिखी हुस्न की परी फेमिनिस्ट जया बच्चन जी ने यंग जनरेशन के लिए रिलेशनशिप एडवाइस दी है। उन्होंने कहा कि यंग जनरेशन में इमोशंस और रोमांस की कमी है। उन्हें अपने पार्टनर के साथ में समय समय पर ऑयल चेंज करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा रोमांस होगा उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। मतलब फिल्टर जितने ज्यादा चेंज होंगे रिश्ता उतना ज्यादा मजबूत होगा। वैसे जया आंटी, पता नहीं आप एडवाइस दे रही हैं या अपने दबे हुए अरमानों की भड़ास निकाल रही हैं। लेकिन जया आंटी जी, किसने कह दिया कि यंग जनरेशन में रोमांस की कमी है और ये ऑयल चेंज नहीं करते? अरे मैडम जी, ओयो रूम जैसी सर्विस कुछ ही सालों में हजारों करोड़ की कंपनी बन गई। कारण पता है आपको? गूगल चेक करो, पता चल जाएगा। यहाँ बस दिमाग की कटोरी में जो थोड़ा सा विचार आया वो आपने बाहर निकालकर गोबर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब बोलने से मतलब है, उसका क्या सेंस बनता है कोई मतलब नहीं है। आज यंग जनरेशन सबसे ज्यादा गुल्लक तोड़ रही है और एक गुल्लक तोड़कर दूसरी गुल्लक खरीदने निकल पड़ती है। वो उनकी आदत में शुमार हो चुका है। इसीलिए इमोशंस में कमी आती जा रही है, इसीलिए रिश्ते कमजोर होते चले गए। और आप कह रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा नारियल फोड़ो, ज्यादा से ज्यादा फिल्टर चेंज करो। आपके एडवाइस से सिर्फ नारियल ही फूटेंगे, बाकी आगे कोई काम नहीं होने वाला। फेमिनिज्म के नाम पर टीवी पर बैठकर गोबर करने से पहले ये लोग सस्ता नशा करके बैठते हैं। इन्हें लगता है कि ये लोग फेमस हैं तो जो ये बोलेंगे वही सच है और सब लोग उसी को फॉलो करेंगे। वैसे संस्कारी आंटी तमीज, तहजीब, एजुकेशन और संस्कार की बकैती करती रहती हैं और ज्ञान दे रही हैं कि बिना शादी के अपना बोनट सभी के लिए खोल दो और जो पसंद आए उससे बिना शादी के अंडा निकाल दो। क्या ये इंडियन कल्चर है दोस्तों? क्या ये फेमिनिज्म होता है? क्या ये एक नेता और सम्मानित महिला का बयान है? नाचने गाने वाले संस्कारों की बात करेंगे तो एजेंडा ही चलाएंगे, उससे ज्यादा इनसे कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जया बच्चन की इस संस्कार भरी कहानी में अभी के लिए बस इतना ही। तो जया बच्चन के उच्च विचारों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।